हेलो क्लास 11th के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 11th और क्लास 12th के हिंदी माध्यम के इंडिया के सबसे टॉप यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का एजुकेटर दीपक खंडेलवाल एंड बेटा मैं आपको इस चैनल पर क्लास 11th की मैथ्स पढ़ाऊंगा। बच्चों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले और क्लास 11th की मैथ की इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में थोड़ी बातें बता देता हूं। बेटा, मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है एंड मुझे 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आप जैसे लाखों बच्चों को पढ़ाने का। बच्चों, मैंने अपनी ग्रेजुएशन NIT इलाहाबाद से की है बीटेक, और देन उसके बाद मैं लगातार क्लास 11th और क्लास 12th के विद्यार्थी को डाउटनेट के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं। और बेटा, मेरे द्वारा पढ़ाए गए काफी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं क्लास 12th में, और कुछ बच्चे तो मेरिट लिस्ट में टॉप भी किए हैं। तो यदि आपको भी टॉप करना है क्लास 12th में, मैथ्स में बेहतर बनना है, तो यकीन मानो बच्चों, आपको मुझसे बेहतर टीचर और कोई नहीं मिल सकता। यह बेटा मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, यह मैं पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखकर आपको बता रहा हूं। ठीक है कि आप सब लोग एकदम राइट प्लेटफॉर्म पर अब जुड़ चुके हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, अब देखो क्लास 11th की जो जर्नी होने वाली हमारी, ये बेटा क्लास 10th से काफी डिफरेंट होने वाली है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों ही क्लासेज के बीच का डिफरेंस समझा देता हूं। बेटा, आप सब ने क्लास 10th में भी मैथ्स के काफी टॉपिक पढ़े होंगे, काफी चैप्टर पढ़े होंगे, और क्लास 11th में भी आप काफी चैप्टर पढ़ने वाले हो। देखिए, क्लास 10th में आपने टोटल 15 चैप्टर पढ़े थे, यहां पर बेटा आप एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने वाले हो, 16 चैप्टर पढ़ने वाले हो। बट यदि हम न्यू NCERT की बात करें तो एक चैप्टर यहां पर हट भी गया है। ठीक है, बट ओल्ड NCERT के हिसाब से देखें बेटा, तो देखो 15 चैप्टर तो आपको क्लास 10th में पढ़ने थे, 16 अब हमें पढ़ने हैं। अच्छा बच्चों, देखो क्लास 10th में और 9th में आपने एक चीज देखी होगी कि क्लास 9th में तो आपने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, देन उसके बाद उनका विस्तृत रूप आपने क्लास 10th में जाना था। जैसे क्लास 9 तक आप केवल परमेय संख्याओं के बारे में जानते थे, क्लास 10th में जाके आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बहुपद में भी थोड़ी बहुत बातें 9th क्लास में पढ़ी, थोड़ी बहुत बातें 10th क्लास में पढ़ी, ऐसे ही दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में भी। ठीक है, बट बेटा मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th के जो चैप्टर्स है ना, ये बिल्कुल ही अलग है। आपको यहां पर सभी नए चैप्टर मिलने वाले होंगे, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि क्लास 11th में इस तरीके के चैप्टर हैं कि यदि आप कोई सा भी रैंडमली चैप्टर पढ़ना चाहो ना, पढ़ सकते हो। जैसे मान लो आप पहले दूसरे नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद छठे नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर आपका मन किया नहीं 12वें नंबर का चैप्टर पढ़ने का, 12वें का पढ़ लिया, आपका मन किया 15वें नंबर का चैप्टर पढ़ने का, 15वें नंबर का चैप्टर आप पढ़ सकते हो। कोई भी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है यहां पर, जबकि क्लास 12th में ऐसा नहीं है। क्लास 12th में बेटा आप जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है। जब तक आप 5वें चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, छठा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, छठे को नहीं पढ़ोगे 7वां नहीं आएगा, 7वें को नहीं पढ़ोगे 8वां नहीं आएगा, 9वां नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे 10वें को पढ़ोगे तब जाके 11वां समझ में आएगा। तो 12th क्लास में तो चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, 11th में बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा 11th में आपको कुछ कुछ चैप्टर ऐसे भी मिलेंगे जिनमें क्लास 10th के कुछ एप्लीकेशंस का या पूरे ही कंसेप्ट का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हम बात करें, चलो हम शुरू से बात करते हैं, पहले चैप्टर से बात करते हैं समुच्चय। तो ये बेटा बिल्कुल आपका नया चैप्टर रहने वाला है, बिल्कुल नया चैप्टर। आपने समुच्चय के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ोगे। संबंध एवं फलन, ये भी बेटा आप पहली बार पढ़ोगे, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने पहले। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन, यहां पर बेटा आप 10वीं क्लास के एक चैप्टर था त्रिकोणमिति। देखो त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर थे 10वीं क्लास में, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आप यहां पर बेटा त्रिकोणमिति का परिचय पूरा की पूरा यहां पर पढ़ोगे,
पूरा की पूरा बेटा आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ोगे। देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और भी आगे की बातें हम यहां पर करेंगे, ठीक है। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये बिल्कुल अलग होगा। सम्मिश्र संख्या ये बेटा बिल्कुल ही अलग होंगी। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो द्विघातीय समीकरण, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि द्विघातीय समीकरण तो सर हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, क्या वही होगा? बेटा होगा तो वही, बट उससे आगे की कहानी होगी। यहां पर सम्मिश्र संख्याओं से रिलेटेड होगी, ठीक है। उसके बाद रेखिका समीकरण बिल्कुल नया, क्रमचय संचय बिल्कुल नया, द्विपद प्रमेय बिल्कुल नया है, थोड़ी बहुत चीजें नवी क्लास में की है। अनुक्रम तथा श्रेणी, इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों या 5वां चैप्टर का समांतर श्रेणी, ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है। समांतर श्रेणी पूरा की पूरा बेटा आप यहां पर पढ़ोगे। देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी जो है ना, यदि आप यूपी बोर्ड से हो तो पिछले साल ये आपके सिलेबस में नहीं था, यानी इस साल जब आपने क्लास 10th दी है तो ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने इस चैप्टर को हटा दिया था। तो उन बच्चों ने हो सकता है कि समांतर श्रेणी को पढ़ा ही ना हो, बट बेटा यहां पर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहां पर मैं कुछ और प्रकार की श्रेणियों के बारे में भी बताऊंगा। फिर हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आपने द्विविमीय ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति आपने 10th क्लास में पढ़ी है, तो इसका भी उपयोग बेटा यहां पर होने वाला है, ठीक है। देन शंकु परिच्छेद बिल्कुल नया चैप्टर होगा। सीमा और अवकलज ये भी बेटा बिल्कुल नया चैप्टर होगा। गणितीय विवेचन ये भी बच्चों बिल्कुल नया चैप्टर होगा। सांख्यिकी और प्रायिकता, बेटा सांख्यिकी और प्रायिकता इन्हें आप 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। देखो प्रायिकता आपने पहली बार 9वीं क्लास में पढ़ी, फिर 10वीं क्लास में पढ़ी, अब देखो 11वीं क्लास में पढ़ोगे, फिर 12वीं में भी बेटा आप पढ़ोगे, ठीक है। सांख्यिकी बच्चों आपने देखो 10वीं क्लास में भी पढ़ी है और अब आप 11वीं क्लास में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 10 से रिलेटेड है, तो ये है, ये वाला भी 10 से रिलेटेड है, उसके अलावा ये भी है और ये भी है थोड़ा सा, बाकी सारे बिल्कुल नए चैप्टर है, ठीक है। अब इन चैप्टर्स में बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जो 12th में काम आने वाले हैं केवल मैं उनके नाम लिखा रहा हूं। ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार किया मैंने इसको, है ना। 12th में जो भी काम आएंगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 7 स्टार किए बेटा इस पे मैंने, ठीक है। ये 2 स्टार, ठीक है। तो ये जो स्टार लगाए ना मैंने, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये चैप्टर तो अच्छे से पढ़ने हैं बेटा, क्योंकि देखो इनका उपयोग काफी हद तक 12th में भी होने वाला है, और 12th हमारी बोर्ड की क्लास है, ठीक है। सो ये बेटा क्लास 11th के चैप्टर्स हैं। आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि जिन पर स्टार लगा केवल उन्हीं चैप्टर को पढ़िए, सारे चैप्टर पढ़िए, क्योंकि देखो यार आप लोग भी है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, लाइक जे की, एनडीए की, तो वहां पर तो ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सभी चैप्टर्स को आप समान अधिकार से पढ़िएगा, ओके। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर समुच्चय, और आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपको समुच्चय के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, लाइक समुच्चय होता क्या है, कैसे निरूपित किया जाता है उसको, एक्स बाई जेड, ऐसी बातें, ओके। अच्छा, समुच्चय को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि समुच्चय चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार हम उनकी चैप्टर प्रोग्रेस देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा समुच्चय चैप्टर के अंतर्गत हम इन 6 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा समुच्चय और उसका निरूपण। इसके अंतर्गत बच्चों मैं आपको यह बताऊंगा कि समुच्चय क्या होता है, कैसे समुच्चय को हम निरूपित करते हैं, किस किस तरीके से हम समुच्चय को लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद बेटा हम समुच्चय के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। यहां पर बेटा मैं आपको रिक्त समुच्चय के बारे में बताऊंगा, एकल समुच्चय के बारे में बताऊंगा, परमित तथा अपरिमित समुच्चय के बारे में बताऊंगा, समान समुच्चय के बारे में बताऊंगा, उपसमुच्चय के बारे में बताऊंगा, घात समुच्चय के बारे में बताऊंगा और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा वेन आरेख। यहां पर मैं आपको वेन आरेख के बारे में बताऊंगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बेटा हम समुच्चयों पर संक्रियाएं डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर ज्ञात करना सीखेंगे। फिर हम समुच्चय का
पूरक ज्ञात करना सीखेंगे और आखिरी में हम कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं और इसी क्रम में बेटा आपका ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, अब आज बच्चों हम बात करने वाले हैं समुच्चय और उसके निरूपण के बारे में। देखो बेटा ये 1.1 प्रश्नावली से रिलेटेड है। समुच्चयों के प्रकार जो है बेटा ये 1.2 और 1.3 से रिलेटेड है। समुच्चयों पर संक्रियाएं ये बेटा 1.4 से रिलेटेड है। समुच्चय का पूरक ये 1.5 से रिलेटेड है। व्यवहारिक प्रश्न ये बेटा न्यू एनसीईआरटी में हट गए हैं, बट फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में आ जाते हैं। यदि हम ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो 1.6 में इसके क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका चैप्टर ये चलने वाला है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम समुच्चय और उसके निरूपण के बारे में। ठीक है, क्योंकि आज बेटा मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं। आप लोग देखो थंबनेल देखकर आए होंगे। आज मैं आपको समुच्चय और उसका निरूपण के बारे में बताऊंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, अब देखो यार इतनी देर से हम लोग एक ही बात बोले जा रहे हैं, समुच्चय 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 समुच्चय। आप लोगों का दिमाग भी खराब हो गया होगा, फट रहा होगा, सर ये नई चीज तो आप हमें पढ़ा रहे हो समुच्चय, बट समुच्चय होता क्या है पहले ये तो हमें बता दो। ठीक है, आप सबके दिमाग में बेटा एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि समुच्चय क्या है, क्या है भाई समुच्चय। ठीक है, सो बेटी और बेटा समुच्चय क्या होता है? समुच्चय बच्चों भिन्न भिन्न अवयवों का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। ठीक है, देखो बेटा इस परिभाषा को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस परिभाषा में दो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नीचे मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, भिन्न भिन्न और सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, अच्छा भिन्न भिन्न का मतलब तो आप सब जानते हो, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह का क्या अर्थ है बेटा? नाम से पता लगा सुपरिभाषित, सु मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि सुपुरुष है ये, मतलब सबसे अच्छा पुरुष है, राइट। सुव्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। सुकर्म है, अच्छे कर्म है। ठीक है, सेम ऐसे सुपरिभाषित संग्रह, इसका मतलब अच्छी प्रकार से परिभाषित संग्रह है। अब अच्छी प्रकार से परिभाषित संग्रह का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक ऐसा संग्रह जो पर्सन टू पर्सन परिवर्तित ना हो, यानी व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित ना हो, व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित ना हो, उसे हम सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैं आपसे पूछूं, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। अब ये क्वेश्चन मैं आपकी क्लास के किसी भी बच्चे से करूं, या मैं क्लास 12 से करूं, या क्लास 10 से करूं, या आपके मोहल्ले पड़ोस में किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूं, या किसी अमेरिका में कोई व्यक्ति रहता है उससे ये क्वेश्चन पूछूं, या फिर जिम्बाब्वे में कोई व्यक्ति रहता है उससे पूछूं, श्रीलंका में कोई व्यक्ति रहता है उससे पूछूं, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति रहता है उससे पूछूं, सबका आंसर सेम ही होगा, AEIOU। तो ये कैसा कलेक्शन है बेटा? ये संग्रह सुपरिभाषित है। ठीक है, सो ऐसे सुपरिभाषित संग्रह को बेटा हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह होता है, जिसका उदाहरण अभी मैंने आपको दिया। उदाहरण, पहला उदाहरण दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है AEIOU, सब भिन्न भिन्न है और ये बेटा सुपरिभाषित है, ये व्यक्ति से व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार मान लो मैं आपसे कहूं कि 10 से छोटी समप्राकृत संख्याएं, समप्राकृत संख्याओं का संग्रह।
अब आप लोग सोचिए कि ये संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं। भाई यदि मैं आपकी क्लास के किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ 10 से छोटी समप्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होगा? सर 2, 4, 6, 8, ये 10 से छोटी समप्राकृत संख्या है। अच्छा मैं 11th क्लास को छोड़कर 10th क्लास से क्वेश्चन पूछूं तो भी आंसर ही होगा, 12th क्लास में पूछूं तो भी यही होगा, आपके पापा से पूछूंगा तो भी यही आंसर होगा, आपके दादाजी से पूछूंगा तो भी यही आंसर होगा। तो व्यक्ति से व्यक्ति में बेटा ये कलेक्शन, ये संग्रह परिवर्तित नहीं हो रहा, परिवर्तित ना हो, तो इसका मतलब सुपरिभाषित संग्रह है। और देखो सभी भिन्न भिन्न हैं, तो ये बेटा समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है। अब समुच्चय क्या नहीं है फिर, उसके बारे में आपको बताता हूं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 3 बल्लेबाजों, अच्छा क्रिकेट देखते हो ना आप सब, भाई आज की जनरेशन में तो क्रिकेट का भूत सवार है, तो उसी का क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 3 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, अब देखिए बेटा, मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास में किया, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें विराट कोहली, धोनी और सचिन अच्छे लगते हैं। कुछ कहेंगे नहीं सर विराट अच्छा नहीं लगता, हमें तो रोहित अच्छा लगता है, धोनी अच्छा लगता है और हमें तो सहवाग अच्छा लगता है। कुछ कहेंगे नहीं सर मुझे तो धोनी अच्छा लगता है, युवराज अच्छा लगता है, और इसके अलावा मान लो जहीर अच्छा लगता है, जहीर खान। कुछ कहेंगे नहीं सर मुझे तो धोनी अच्छा लगता है, मुझे बुमराह अच्छा लगता है, और इसके अलावा मुझे धवन अच्छा लगता है। तो यहां पर आप बच्चों देख रहे हो कि पर्सन टू पर्सन हमारा कलेक्शन, हमारा संग्रह परिवर्तित हो रहा है, और ये परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब ये कलेक्शन सुपरिभाषित नहीं है, और कलेक्शन सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब है कि ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, सो सिंपल सी बात है यार, समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित संग्रह एक ऐसे संग्रह होता है जो कि व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर एवरीवन, सबके समझ में आ गई बेटा ये बात? चलिए, अच्छा अब इसके बाद बेटा हम समुच्चय के बारे में कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, देखो बेटा समुच्चय को हम दर्शाते कैसे हैं, तो यहां पर बच्चों हम समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, और यहां पर बेटा ये जो आप देख रहे हो ना AEIOU 2 4 6 8, ये समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, ये क्या है? समुच्चय के अवयव। तो यहां पर आप लिखिए समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम समुच्चय के निरूपण के बारे में कि समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं। तो समुच्चयों के निरूपण के बेटा हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा तरीका है बेटा समुच्चय निर्माण रूप। इन दोनों ही तरीकों के बारे में बेटा हमें यहां पर बात करनी है। ठीक है, सो एक एक करके बच्चों हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप के बारे में। ठीक है, सो बच्चों इस रूप में हम समुच्चय के अवयवों को मजले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। मजला कोष्टक जानते हो ना, ये वाला कोष्टक। ठीक है, इस कोष्टक में हम
समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के इस रूप में हम समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा चिन्ह से पृथक करके लिखते हैं। कॉमा चिन्ह जानते हो ना, ये वाला चिन्ह, ठीक है। कॉमा चिन्ह से सारणी रूप में सारणीबद्ध करके लिखते हैं, तभी तो इसको बोला हमने सारणीबद्ध रूप, ठीक है। ओके बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास संग्रह है, उदाहरण के तौर पर हमारे पास संग्रह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये कलेक्शन, ये संग्रह एक समुच्चय है। मान लो बेटा ये कैपिटल ए समुच्चय, आपको मैंने अभी ये भी बताया कि समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, तो मैंने इसको कैपिटल ए से दर्शा दिया। अब एक्चुअलिटी में देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, तो ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब यदि बेटा मैं इसको मझले कोष्ठक के अंदर बंद करके लिख दूं ना, तो ये बेटा रोस्टर रूप बन जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो मैंने समुच्चय के अवयवों को कॉमा से पृथक पृथक करके सारणीबद्ध रूप में लिख दिया, तो इसी को बच्चों हम रोस्टर रूप कहते हैं। ओके बेटा, यही है रोस्टर रूप। ओके, क्लियर? क्लियर बच्चों? चलिए, तो यहां पर मैं आपको लिखा भी देता हूं कि रोस्टर रूप में हम समुच्चय के अवयवों को कॉमा से पृथक करके सारणीबद्ध रूप में मझले कोष्ठक यानी इसके अंदर मझले कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है बेटा। हम मझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहां पर कहूं, ये तो पहला उदाहरण था, मान लो मैंने यहां पर दूसरा उदाहरण आपको दिया। मैंने आपसे कहा कि दीपक, आपके गुरुदेव का नाम, मेरा नाम है बेटा दीपक, शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब ये समुच्चय है ना भाई, क्योंकि देखो दीपक शब्द जो अक्षर हैं वो आपके लिए भी वही हैं, आपके पिता के लिए वही हैं, किसी से पूछोगे आप वही आंसर देंगे, ठीक है। तो ये संग्रह एक समुच्चय है। ये मान लो बी समुच्चय है बेटा। अब देखो बी समुच्चय में अवयव क्या क्या है, एक तो है डी। अब देखो मैंने समुच्चय की डेफिनेशन क्या बताई कि समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह है। तो यहां पर बेटा यदि आप ई लिखने जाओगे ना तो भिन्न भिन्न अवयव नहीं हुए, सेम अवयव हो गए, ठीक है। तो हम यहां पर केवल एक ही बार लिखेंगे। अब वैसे समझो ना, भाषा रूप में पढ़ के देखो भाई, दीपक शब्द के अक्षरों का समुच्चय। मैं आपसे पूछ रहा हूं दीपक शब्द में कौन कौन से अक्षर हैं, तो आप क्या बोलोगे भाई दीपक में डी है, ई है। अब ये थोड़ी बोलोगे सर ए भी है और ई भी है, भाई अक्षर सेम ही तो आ गए ना, एक ही बार बोलेंगे कि ई अक्षर है। ओके, तो डी है, ई है, पी है, ए है और के है। तो इनका जो कलेक्शन हो जाएगा उसको मझले कोष्ठक के अंदर लिख देंगे, तो ये बेटा रोस्टर रूप बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो रोस्टर रूप में बेटा हम समुच्चय के अवयव को केवल एक ही बार लिखते हैं। ये चीज भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि इसमें हम दो या दो से अधिक सेम अवयवों को केवल एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। सो ये होता है बेटा रोस्टर रूप। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं
समुच्चय निर्माण रूप के बारे में। देखो बेटा, नाम से पता लग रहा है समुच्चय निर्माण रूप, मतलब ये एक ऐसा रूप है जिससे समुच्चय का निर्माण होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा ये समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, पहला उदाहरण मैं ले लेता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब इसे बच्चों में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मान लो ये समुच्चय ए है, तो देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बराबर, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर बेटा मजला कोष्टक लगाएंगे। ओके, आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, मजला कोष्टक है ना, ये समुच्चय की अलमारी है। जैसे आप लोग को कपड़े रखने के लिए अलमारी की जरूरत पड़ती है ना, सेम ऐसे समुच्चय को भी अपने अवयवों को रखने के लिए इस मजले कोष्टक वाली भी अलमारी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, तो ये अलमारी है, अलमारी के अंदर अब देखो वस्तुएं रखी जाएंगी। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। देखो समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं एक्स के बाद में बच्चों हम यहां पर दो बिंदु लगाते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इन दो बिंदुओं का मतलब क्या होता है, दो खून की कीमत तुम क्या जानो ठाकुर। सेम ऐसे ही दो बिंदुओं की कीमत मैथमेटिशियन के अलावा और कौन जान सकता है। ठीक है बेटा, इनका मतलब होता है सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि, इसका मतलब बेटा ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। अब देखो एक्स की हम यहां पर बेटा परिभाषा देंगे कि एक्स आखिर है क्या। सो यहां पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट, मतलब एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक, दैट्स इट, ये हमने अलमारी को बंद कर दिया। ठीक है, सो ये बेटा हमारा रूप होगा समुच्चय निर्माण रूप। यहां पर देखो बच्चों, हमने एक नियम से समुच्चय के अवयवों को एक दूसरे से जोड़ दिया। ठीक है, इसलिए हम इसे नियम रूप भी कहते हैं। यह बेटा एक फिक्स नियम है, इस नियम से मैंने समुच्चय ए के सभी अवयवों को एक दूसरे से जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर। सो ऐसे बच्चों हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए बेटा हमारे पास एक और समुच्चय है सेकंड, ये है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन शब्द के अक्षरों का संग्रह। अब मान लीजिए बेटा ये बी समुच्चय है। ठीक है, तो यहां पर देखो बी समुच्चय क्या बनेगा, इसको समुच्चय निर्माण रूप में बेटा ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। यहां पर हम लिख देंगे एक्स क्या है, एक्स EDUCATION, एजुकेशन शब्द का एक अक्षर है। ओके, सो ये बेटा हमारा समुच्चय निर्माण रूप बन जाएगा। ऐसे बच्चों हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। सबसे पहले मजले कोष्टक लगाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर दो बिंदु लिखेंगे, फिर उसके बाद उस एक्स की हम डेफिनेशन या परिभाषा लिख देंगे। यह होता है समुच्चय निर्माण रूप। यह बेटा रोस्टर रूप होता है, यहां पर हम समुच्चय के अवयवों को कॉमा से पृथक पृथक करके लिखते हैं, जबकि यहां पर हम एक उचित परिभाषा से समुच्चय के अवयवों को परिभाषित करते हैं। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया होगा बेटा, ये दोनों रूप समझ में आ गए ना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है समुच्चय के अवयव। अब यहां पर बच्चों आपको दो चिन्हों के बारे में जानना है, एक तो है इसके बारे में और एक है इसके बारे में। देखो ये है एप्सिलॉन, इसका मतलब है के अवयव हैं, और इसका मतलब है अवयव
नहीं है। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूंगी भाई समुच्चय ए में अवयव हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब ये मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ मुझे कि ए समुच्चय ए में क्या है। अब इन दोनों में से कौन सा साइन लगेगा? क्या समुच्चय ए समुच्चय ए, क्या अवयव ए समुच्चय ए का अवयव है या नहीं है? तो है क्या? बिल्कुल है, तो यहां पर एफ साइन लग जाएगा। मान लो मैं आपसे कहूंगी बताओ एफ ए समुच्चय का अवयव है या नहीं, तो कौन सा चिन्ह लगेगा अब इनमें? भाई अवयव है या नहीं है? एफ यहां पर है नहीं है समुच्चय में, तो इसका मतलब ये अवयव नहीं है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो ये दो चिन्ह बेटा, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो एक एग्जांपल यहां पर कराता हूं। यहां पर हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6। आपको रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को भरना है। सॉरी, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को भरना है। एप्सिलॉन नहीं है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन अलग होता है, फिजिक्स में काम में लेते हैं। ठीक है, यह है बिलोंग्स टू और वो है नॉट बिलोंग्स टू। अंग्रेजी में बेटा इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब जैसे यहां पर आ जाओ इस वाले एग्जांपल में, तो यहां पर देखिए बेटा कहा गया कि 5a। अब बताओ कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा प्रतीक होगा? क्या 5 समुच्चय ए में है? बिल्कुल है, तो इसका मतलब बेटा यहां पर ये वाला साइन लग जाएगा, ये वाला प्रतीक आ जाएगा। क्या 8 है? नहीं है, तो यहां पर ये वाला आ जाएगा। क्या 0 है समुच्चय में? नहीं है, तो यहां पर ये वाला प्रतीक आ जाएगा। क्या 4 है? बिल्कुल है, ये वाला आ जाएगा। क्या 2 है? बिल्कुल है, ये वाला आ जाएगा। क्या 10 है? नहीं है, तो ये वाला प्रतीक आ जाएगा। सिंपल। ऐसे आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्लियर? आप सभी को समझ में आ गया ना? चलिए, अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं कुछ और अन्य प्रकार के समुच्चयों के बारे में। ठीक है, कुछ गणितीय समुच्चयों के बारे में बेटा हम यहां पर बात करते हैं। अच्छा बच्चों, आप सब ने 10वीं क्लास तक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। आपने बेटा 10वीं क्लास में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के बारे में बेटा आपने पढ़ा था। वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय, है ना? अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें बेटा हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यदि बेटा हम दशमलव प्रसार के हिसाब से बात करें तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है उसे तो हम परिमेय, वो तो परिमेय की कैटेगरी में आता है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है वो बेटा अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। राइट? अच्छा, अब परिमेय संख्याओं में भी बच्चों आप लोगों ने धन पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। ऋण पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। आपने भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा है। आपने बेटा शून्य के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, भिन्न संख्याएं क्या होती है जिन्हें हम a बटे b के रूप में लिखते हैं, जैसे 2 बटे 3 है, 4 बटे 5 है, तो ये सब क्या है? भिन्न संख्या है। धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 पूर्ण है। ठीक है, तो इन्हें हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या है -1 -2 -3, ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। 0 बेटा 0 होती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है। पूर्ण संख्याएं,
अब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से जो स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक आपने बेटा प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, काउंटेबल नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये संख्याओं की फैमिली के बारे में बेटा आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था। अब बच्चों एक बात मुझे ये बताओ कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो क्या बोलोगे भाई? किसी भी बच्चे से पूछ लेना, वो उसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 6। मतलब बेटा ये सब जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं ना, ये अपने आप में एक समुच्चय भी है। ठीक है, इन्हीं को बच्चों हम गणितीय समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करता हूं मैं प्राकृत संख्याओं से। सबसे पहले है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बेटा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। बच्चों प्राकृत संख्याओं को हम एन से दर्शाते हैं ना, तो इसके समुच्चय को बेटा हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, यहां पर देखो अवयव हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ... ठीक है, ये हो गया बेटा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ओके, अच्छा इसके बाद अगला है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्ण संख्याओं को बेटा हम W से दर्शाते हैं, तो यहां पर W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 ... ये हो जाएगा बेटा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अच्छा इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा अब पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांकों को बेटा हम I या Z से दर्शाते थे, तो यहां पर बच्चों हम समुच्चय को भी I या Z से दर्शाएंगे। ये बेटा बराबर होगा ... -3 -2 -1 0 1 2 3 ... ये हो जाएगा बेटा पूर्णांकों का समुच्चय। अब बेटा इस पूर्णांकों के समुच्चय के ही दो भाग हैं। पहला है धन पूर्णांकों का समुच्चय और दूसरा है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। अब धन पूर्णांक आप सबको मालूम ही है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब धन पूर्णांक होते हैं, राइट है ना। अब इसको दर्शाएंगे कैसे धन पूर्णांकों के समुच्चय को? सो इसको दर्शाएंगे बेटा हम या तो I प्लस से, I के ऊपर मैंने प्लस लगा दिया, या फिर हम Z प्लस के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, ये बेटा यहां पर बराबर हो जाएगा 1 2 3 ... ये हो जाएगा धन पूर्णांकों का समुच्चय। सेम ऐसे बेटा ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को हम I के ऊपर ऋण लगा करके या Z के ऊपर ऋण लगा करके दर्शाएंगे, और ये हो जाएगा बेटा ... -3 -2 -1। ये बेटा ऋण पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो जीरो इन दोनों में शामिल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो कि जीरो न धन होती है न ऋण। जिन बच्चों को नहीं है मालूम उन्हें मैंने बता दिया। ठीक है, जीरो न तो धन की कैटेगरी में आती है न ही ऋण की कैटेगरी में आती है। ओके, क्लियर बेटा। अच्छा, अब इसके बाद चौथा हमारा कलेक्शन है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये बेटा चौथा समुच्चय है। ठीक है, अच्छा अब बेटा परिमेय संख्याओं को हम Q से दर्शाते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा
अब यहां पर आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, 2, 3, 4/5, 5/10, -1/2, कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये सब क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, अच्छा इसके बाद पांचवा है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब बेटा इसको हम दर्शाते हैं QC से। ठीक है, यहां पर वो संख्या होंगी जो कि अपरिमेय होती हैं, जैसे वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 2 है, 2.12, 2, 1, 0, 2, ... इस प्रकार की संख्याएं हैं। तो ये क्या है बेटा? अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, इसका दशम प्रसार अशांत अनावृत्ति है, कभी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद छठा समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको बच्चों हम कैपिटल R के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा आपके मोटे मोटे 6 गणितीय समुच्चय। ठीक है, पहला प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसे हम n से दर्शाते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय को w से दर्शाते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय को i या z से दर्शाते हैं, परमेय संख्याओं के समुच्चय को q से दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को qc से दर्शाते हैं, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम r के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद बच्चों हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यहां पर बेटा हमें इन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, सो एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। पहले से शुरुआत करते हैं। पहले में कहा गया है कि ए एक समुच्चय है जिसमें x सब है। देखो यहां पर देखो बेटा, हमें समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और हमें इसे रोस्टर रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, सो देखो कैसे परिवर्तित करेंगे। यहां पर बोला गया कि x एक पूर्णांक है जो कि -3 से 7 के बीच में है। अब ये बताओ कि -3 से 7 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक है। अच्छा, ये ए समुच्चय। ठीक है, ए समुच्चय। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि -3 से 7 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक है भाई? -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। राइट, तो ये बेटा हमारे पास रोस्टर रूप में समुच्चय हो जाएगा। ओके, इसके बाद सेकंड वाले में देखिए। सेकंड वाले में बेटा बी समुच्चय है। अब बी समुच्चय में कैसे है भाई? यहाँ x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5। ये हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। तीसरे पे आ जाओ, सी समुच्चय। क्या है भाई सी समुच्चय? सी समुच्चय x 2 अंकी एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो कौन कौन सी हो सकती है बेटा? 1 17 हो सकती है, अंकों का योगफल 8 है। 26 हो सकती है, 35 हो सकती है, 44 हो सकती है, 53 हो सकती है, 62 हो सकती है और 71 हो सकती है। इसके अलावा 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है, 80 भी हो सकती है। प्राकृत संख्या है ना, अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, तो ये हमने बेटा रोस्टर रूप में लिख दिया। ओके, अच्छा 2 अंकों की संख्या बेटा ये होंगी जिनका योगफल 8 होगा। अब आ जाओ चौथे पर, डी समुच्चय। देखिए क्या है, यहां पर बोला गया कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की भाजक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता। अच्छा ऐसा करो, 60 के यहां पर अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो 2 में जाएगा 30, 2 में 15, 3 में 5, 5 में 1। तो 2, 3 और 5 यही है बेटा। तो इसको मैंने समुच्चय रूप में लिख दिया। ठीक है, अब 5 बार देखो ई समुच्चय क्या है। सो ई समुच्चय यहां पर है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखो ट्रिग्नोमेट्री शब्द में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं?
टी आ रहा है, आर आ रहा है, टी आर आई जी ओ एन। ओ पहले ही लिख दिया हमने तो ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे, एम को लिखेंगे, फिर एम को लिखेंगे, टी पहले लिख दिया, आर को लिख दिया, वाई को लिख देंगे। सारे आ गए ना, देखो टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, एम आ गया, ई आ गया, टी पहले आ चुका, आर पहले आ चुका, वाई आ गया। ठीक है, तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा। अब यहां पर देखो बेटा, जो चीज रिपीट हो रही थी ना उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। और एक चीज और बताऊं बच्चों मैं आपको रोस्टर रूप की खासियत, यहां पर बेटा जरूरी नहीं है कि पहले आप टी को लिखो, आप मर्जी है तो आप आर को पहले लिख सकते हो। ठीक है, तो क्रम का कोई महत्व नहीं होता यहां पर। ओके, अच्छा, इसके बाद छठे पार्ट पर आ जाओ। अब यहां पर देखो एफ समुच्चय क्या है। सो एफ समुच्चय है बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बैटर शब्द में क्या है, बी है, टी है, बी है, ई है, टी है और आर है। बी, ई, टी और आर। क्लियर। सो इस प्रकार से बच्चों आपको समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना है। अब देखो आपने समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना तो सीख लिया, अब मैं आपको रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित करना सिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो अगले क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। टोटल 5 है, मैं आपको 2 के बारे में बताऊंगा केवल। ठीक है, 3 के बारे में खुद से करना। पहले वाले के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर बेटा सबसे पहले तो आप इस समुच्चय का नाम रख दीजिए। मान लो ए समुच्चय है, ऐसे मंझला कोष्टक बनाइए, एक्स सच दैट। अब इस एक्स की आप परिभाषा दीजिए जिससे ये आप चारों अवयव कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 3, 6, 9, 12। क्या डेफिनेशन बनी, कैसी संख्या लग रही है ये सर? ये तो 3 का पाड़ा लग रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12। तो यहां पर आप सिंपल लिख दीजिए कि एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि x बराबर है, x बराबर है 3n के, जहां n 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। देख लो भाई, n 5 से छोटी प्राकृत संख्या मतलब n का मान 1 2 3 4 हो सकता है। n का मान 1 2 3 4 रखोगे तो x के मान 3 6 9 12 आ जाएंगे, वही इस समुच्चय में है। तो मैंने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही अब मान लो मुझे चौथे वाले को लिखना है। मान लो ये डी समुच्चय है, तो यहां पर पहले अवयवों को पहचानो कि अवयव किस तरीके से। सबसे पहले तो ये लिख दो क्योंकि ये तो सब में कॉमन है। अब अवयवों को पहचानो कि इनमें क्या वो फिक्स नियम है, एक निश्चित नियम को बेटा यहां पर हमें पहचानना है जिससे सारे अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखे हुए, मतलब क्या है ये समप्राकृत संख्या। सिंपल यार, तो x क्या है, x समप्राकृत संख्या है। चलो मैं आपको नियम बता देता हूं सभी में कि कौन सा वो फिक्स नियम है जो कि इन सभी अवयवों को आपस में जोड़ रहा है। यहां पर क्या है, 2 4 8 16 32। क्या लिख सकते हो आप यहां पर, यहां सेकंड वाले में लिख सकते हो बेटा आप कि 2 की घात n है, जहां पर n का मान 1 2 3 4 5 तक है। ठीक है, n 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। क्लियर। ऐसे तीसरे वाले में देखो, यहां पर 5 25 125 625 है, तो इसको आप 5 की घात n लिख सकते हो, जहां पर n 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, पांचवें वाले में क्या है, 1 4 9 16 25 36 64 49 64 81 और 100 है। मतलब क्या है ये 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, तो इसको बस आप इस फॉर्म में लिख दीजिएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद बेटा हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बेटा आखिरी क्वेश्चन है आज का। इसी के साथ समुच्चय का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर फिनिश होता है और समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बाई और रोस्टर रूप में लिखे थे और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में लिखे थे, आपको इनका सही मिलान करना है। ठीक है, सो पहले वाले में रोस्टर रूप में लिखा हुआ है 1 2 3 6।
अच्छा, मिलान करना है ना आपको, सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप की तरफ जाएं। तो ए का देखो, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक और अभाज्य संख्या क्या है? 6 में किस किस का भाग जाता है? 2 और 3 का। तो इसका मतलब सेकंड ए से कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड कनेक्ट हो गया ए से, ठीक है। फर्स्ट का अभी कोई अता पता नहीं है, थर्ड का भी कोई अता पता नहीं है, और फोर्थ का भी कोई अता पता नहीं है। अब आ जाओ बी पर। बी में कहा गया कि एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अब 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। देख लो किस में आ रहा है? फोर्थ वाले में आ रहा है। तो फोर्थ का कनेक्शन बी के साथ हो गया, ठीक है। अब बचे सी और डी और बचे फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। सी में देखो क्या है? x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। 6 की भाजक है, प्राकृत संख्या है, तो 6 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। तो पहला का हो जाएगा सी। अब बचा क्या है? थर्ड, तो इसका अपने आप डी हो जाएगा। एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यार अक्षर वाला केवल एक ही यहां पर समुच्चय दे रखा है जो कि है थर्ड। ओके, तो ये बेटा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सो ऐसे बच्चों आप एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इस तरीके के यदि कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो ये तो था बेटा समुच्चय का बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, अब चलिए बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की ये बेहतरीन क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, आप सबको काफी मजा आया होगा। अब इसी तरीके की क्लासेज बेटा हमारी आगे भी होती रहेंगी। अब आज की क्लास को खत्म करने से पहले बच्चों मैं एक बार आपको क्लास 11th की क्लासेज का टाइम शेड्यूल भी बता देता हूं। बेटा आपकी क्लास चलेंगी वीक में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। मतलब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इन 3 दिन बेटा आपकी क्लास 11th की क्लास चलेंगी सुबह 6 बजे, ठीक है। सो देखना मत भूलिएगा। अब आपकी नेक्स्ट क्लास बेटा गुरुवार को होगी। ओके, चलिए बच्चों अब इस क्लास को हम पे फिनिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत मजा आया होगा। मेरी यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो आपको मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी है ना, और अच्छे अंक लेकर के आने मैथ्स में, तो बेटा आज से ही एक नियम बना लो कि जो भी पढ़ोगे आज, जो भी क्लास में मुझसे पढ़ के जाओगे उसको रिवाइज जरूर करोगे, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा बेटा तब तक वो अच्छे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब इस क्लास को तो यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बेटा।